ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो जयपुर से राकेश, कोटा से शाकिर और अजमेर से अभिजीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सिरोही से शरद टाक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और शरद पूछना चाहता हूं आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है सिरोही में। स्वप्निल, मैं आपको बताऊं कि जो लंबे समय का लॉकडाउन चल रहा था, जो दूसरे राज्यों में राजस्थानी प्रवासी मजदूर और जो फंस चुके थे, जो अन्य राज्यों में कई दिनों से अटके हुए, उन्हें मुख्यमंत्री की पहल के बाद राजस्थान की तरफ लाया जा रहा है। आप देखेंगे कि काउंटर्स बनाए गए हैं हर संभाग के, यहाँ सभी प्रकार के संभाग के काउंटर्स हैं। भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, यहाँ स्क्रीनिंग होगी। जो भी मजदूर अन्य राज्यों में, ऐसा बताया जा रहा है स्वप्निल कि हजारों की संख्या में आज मजदूर राजस्थान में प्रवेश करेंगे और उनकी व्यवस्थाएं यहाँ पर होगी। यहाँ अलग अलग संभाग वाइज टेबल है और उनकी स्क्रीनिंग होगी। डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हमारे पास यहाँ कैंप इंचार्ज अक्षय शर्मा साथ में है डॉक्टर, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की आपने व्यवस्था की है। हमने जो जोधपुर, जो गुजरात और महाराष्ट्र से जो प्रवासी लोग राजस्थान के वहाँ लॉकडाउन की वजह से अटके हुए थे, उनको अब लाने की योजना स्टार्ट की है। संभाग वाइज लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से उनको सबकी एंट्री हर संभाग वाइज हमने अलग अलग वो टेबल लगाई गई है। एंट्री होंगी, उनका पर्सनल एड्रेस लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, उनको अपने घर पे 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वप्निल, आप देख सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं, तमाम इंतजामात किए गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी लगी हुई है और जो स्क्रीनिंग होगी उनकी जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ई मित्र और टोल फ्री नंबर के जारी करते हुए उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि अन्य राज्यों में कितने मजदूर और प्रवासी लोग फंसे हुए हैं जो राजस्थान आना चाहते हैं। वहां पर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और यहाँ पर भी इनकी स्क्रीनिंग होगी। कल जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और एसपी कल्याणवन मीना और जो दूसरे राज्य, जो गुजरात का नजदीकी जिला बनासकांठा, वहां पर भी एक बैठक आयोजित हुई। जो बैठक में यही तय किया गया कि हजारों लोग जैसे यहाँ आएंगे, वो ऑलरेडी क्वारंटाइन है, कुछ लोग, कुछ को होम क्वारंटाइन है, उनको कैसे यहाँ पर लाया जाए और उनको किस प्रकार स्क्रीनिंग की जाए, इसकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर आज प्रशासनिक अमला तैयार है। करीब बताया जा रहा 100 से ज्यादा बसें लग चुकी है और भी बसें लगेगी। स्वप्निल, ठीक है शरद। अभिजीत, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। अभिजीत, आज की सुबह अजमेर क्या कुछ देख रहा है? देखिए स्वप्निल, अजमेर में आज की सुबह जैसा शरद ने हमें बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी जो प्रवासी राजस्थानी श्रमिक हैं खास तौर से उनको वापस बुलाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूं और यहां से आप देख सकते हैं करीब 25 अजय मेरू डिपो की बसें जो है वो यहां से रवाना की गई हैं। हालांकि ये जो है बसें ब्यावर डिपो को अलॉट की गई है। यहाँ से ब्यावर से जितने भी श्रमिक जो है वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं इस लॉकडाउन और मॉडिफाइड लॉकडाउन के दरमियान, उन सबको वहां से इवैक्यूएट करने के लिए और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक छोड़ने के लिए जो रोडवेज प्रशासन है उसने अब अपनी कमर कस ली है। अजमेर से करीब 25 जो रोडवेज की बसें हैं वो ब्यावर डिपो के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा जो अजमेर के शेल्टर होम्स है जहां पर अन्य जिलों के मजदूर फंसे हुए हैं, उनको भी चरणबद्ध तरीके से उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से रोडवेज की जो बसें हैं वो लगातार इस शेल्टर होम्स में जा रही हैं, जहां जो प्रवासी खासतौर से जो अंतर जिला प्रवासी मजदूर हैं प्रदेश के अंदरूनी जिलों के, उनको वहां पहुंचाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। क्योंकि ब्यावर डिपो के पास बसें कम हैं, इस लिहाज से अजमेर डिपो की ओर से 25 अतिरिक्त बसें उनको वहां पर मुहैया कराई गई हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस लॉकडाउन और मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर जो परेशान हो रहे हैं उन्हें राहत जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा सके। जो प्रदेश से बाहर के प्रवासी मजदूर हैं, राजस्थानी प्रवासी मजदूर, उनको लाने की प्रक्रिया अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रदेश में अंदर के कई जिलों के मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी लाने के लिए प्रशासन जो है अपनी कमर कसा हुआ है। इसके अलावा तमाम जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनको भी सुनिश्चित किया गया है। अजमेर में जो 3 दिन से सब्जी मंडी बंद थी, उसको लेकर कल देर रात से जो पटेल मैदान है शहर के बीच में, वहां पर एक अस्थायी सब्जी मंडी का निर्माण किया गया है ताकि किसी तरह की खाद्य रसद सामग्री की परेशानी, दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा मेडिकल एंड हेल्थ टीम जो है वो लगातार, चूंकि दरगाह, अजमेर का दरगाह थाना इलाका जो है वो हॉटस्पॉट और एपिसेंटर बना हुआ है, जहां से करीब 100 पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं। चाहे वो मुस्लिम मोची मोहल्ला हो, लाखन कोटड़ी हो, नला बाजार हो या धान मंडी का इलाका हो, दरगाह थाने का लगभग ठीक है अभिजीत। शाकिर, कोटा में एहतियातन
चीजों को कड़ा किया गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आज? में क्योंकि 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू है, ऐसे में जो है 3 भागों में उसको बांटा गया है। जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं उसमें महा कर्फ्यू, कर्फ्यू और लॉकडाउन, और उन तीनों जो पॉइंट्स हैं उनकी सख्ती से पालना की जा रही है। महा कर्फ्यू वाले इलाकों में किसी को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। कर्फ्यू वाले इलाके से महा कर्फ्यू वाले क्षेत्र में कोई नहीं जा सकता, और लॉकडाउन वाला इलाका है वहाँ पर भी पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। लेकिन इन सबके बीच आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 और पॉजिटिव केस आज सुबह आ चुके हैं। 161 के करीब 161 जो है कोरोना पॉजिटिव रोगी आ चुके हैं कोटा में। और कोचिंग छात्रों की जहाँ तक बात है, कोचिंग छात्र यहाँ से जा चुके हैं। अब फिलहाल जो है बिहार के जो छात्र हैं उनको परमिशन दी जा रही है, वो अपने स्तर पर जो है बिहार जा रहे हैं। सरकार की तरफ से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है बस की या कोई अन्य साधन की। तो कई सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने घरों पर जा चुके हैं। कोटा का ये परकोटा इलाका है, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। ये कर्फ्यू इलाका है और यहाँ पर लगातार क्योंकि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, 3 तारीख तक कर्फ्यू की सीमा बढ़ा दी गई है। ऐसे में पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है। और इन सब के बीच जो रोगी हैं उनके भी ठीक होने का सिलसिला जारी है। कल 9 जो रोगी पॉजिटिव थे जिनकी तबीयत ठीक हुई इलाज के दौरान, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और 80 से ज्यादा ऐसे रोगी अब कोटा के अस्पताल में मौजूद हैं जिनकी जल्द जो है अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना का संक्रमण जो है वो दूसरे इलाकों में फैलता जा रहा है, क्योंकि कोटा का आकाशवाणी इलाका और प्रताप नगर इलाका है, वहां पर भी अब पॉजिटिव रोगी आए हैं। तो ऐसे में पुलिस की मशक्कत और बढ़ गई है। उन इलाकों में भी अब 1-2 दिन में कर्फ्यू करना पड़ेगा। इसके साथ साथ चिकित्सा की टीम में जो है आज से ही वहां पर पहुंच गई है। इलाके में स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज की प्रक्रिया की जा रही बने रहे। इस वक्त दिल्ली से सहयोगी विनीत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, मैं जानना चाहता हूं सेंटर अलोंग विथ स्टेट्स किस तरह की हलचलें वहां पर देखी जा रही है, खासकर वो जो पीएम की वीसी है। काफी समय तक ये खबरें रही कि 11 बजे होगी, फिर जानकारी आई कि 10 बजे शुरू होनी है। क्या स्थिति है उसे लेकर? आज निश्चित तौर पर स्वप्निल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है चीफ मिनिस्टर के साथ वो शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी कि वो 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, कोरोना के खिलाफ जो मुहिम पूरा देश चला रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर होगी कि वे आखिरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। अगर बढ़ाया जाए तो किस स्वरूप में बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी जिसमें कुछ दुकानों को खोलने की बात उन्होंने की थी, कुछ दुकानों को उन्होंने छूट देने की बात की थी। इसके साथ ही साथ जिस तरह से 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्र थे जैसे कृषि से जुड़े क्षेत्र थे उसमें छूट दी गई थी। तो आखिरकार क्या इसे और व्यापक किया जाए? 3 मई के बाद जब लॉकडाउन खत्म हो रहा है 3 मई को, तो क्या 3 मई से इसे एक अलग स्वरूप में लाया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी बात रखेंगे और जानकारी देंगे कि आखिरकार किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा सके। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, जैसा कि एमएचए की एडवाइजरी जारी की गई थी, गृह मंत्रालय ने जब अपनी एडवाइजरी जारी की थी तो उसमें साफ तौर पे कहा था कि इसमें जिन क्षेत्रों में छूट दी जा रही है उसको लेकर के फैसला जो है, अंतिम फैसला वो राज्य सरकार करेंगी। तो निश्चित तौर पे लॉकडाउन को लेकर के भी जो छूट दी जाएगी उसको लेकर के अंतिम फैसला जो है वो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार के सहयोग के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगातार कहा गया, 1-2 दिन पहले जब स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लगभग देश में ऐसे 80 जिले हैं जहां पर 14 दिन। ठीक है विनीत। सहयोगी सचिन जयपुर से मेरे साथ हैं, माफ कीजिएगा सहयोगी राकेश जयपुर से मेरे साथ हैं। राकेश, प्रदेश से भी तैयारियां हैं, राजधानी से पूरे प्रदेश में वैसे ही निगाहबानी जारी है और जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आज ओवरऑल प्रदेश का एक खाका मुख्यमंत्री खींचेंगे प्रधानमंत्री के सामने, और क्या उनकी राय है और मांग है प्रदेश की वो बताएंगे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने जो पूरा ही कोरोना संक्रमण का जो काल रहा है, इसमें राजस्थान उन राज्यों में रहा है जो हर फैसले में अग्रणी रहा है। चाहे लॉकडाउन करने का फैसला हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले लिया। इसके अलावा जो दूसरे राज्यों में जो यात्री हैं उनको अगर उनके घर पहुंचाना था तो राजस्थान उन राज्यों में था जिनमें सबसे पहले नहीं पहुंच रही है। अब जो फैसले हैं अब जो फैसले हैं वो निश्चित तौर पर, चूंकि लॉकडाउन पार्ट 2 का अब जो है समापन होने वाला है और लॉकडाउन पार्ट 2 जब समाप्त होगा उसके बाद किस तरीके से, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है जब औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, मजदूर हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है। और राजस्थान में अधिकांश जिले ऐसे हैं जहां पर जो संक्रमण की संख्या है वो 100 से कम है। कुछ जिले हैं जहां पर एपिसेंटर्स हैं जिन पर सरकार ने सख्त निगरानी बनाई हुई है। जो जांच का दायरा है बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया है और जिस तरीके से जो लगभग 12 गुना जांचें बढ़ी हैं और 2000 अब तक जो संक्रमित लोग सामने आए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से लॉकडाउन पार्ट 2 समापन के बाद इस दिशा में तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जाए। इसके लिए औद्योगिक इकाइयां हैं उनको चालू करने के निर्देश दिए हैं ताकि जो मांग और आपूर्ति है बाजार में वो बनी रहे। लॉकडाउन के कारण ऐसी स्थिति पैदा ना हो जिससे जो है लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ जो है सरकार ने तमाम ऐसे राजस्थान के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको यहाँ से लाने की व्यवस्था की है। जो लोग आ रहे हैं उनको किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी दी जानी है, किस तरीके से उनको क्वारंटाइन किया जाना है, इसके लिए बाकायदा पूरी टीमें मैदान में तैनात कर दी गई है। उनको लाने के बाद यहाँ पर जो एक तरफ सरकार दोनों प्रयास कर रही है, एक तरफ तो जो लोग आ रहे हैं किस तरीके से इस रोग से लड़ा जाएगा, कैसे लोगों को बचाया जाएगा, दूसरी तरफ इस रोग के कारण जो औद्योगिक इकाइयां बंद हैं, जो संसाधन बंद पड़े हैं, उनको किस तरीके से धीरे धीरे एक चलिए शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमारे दिल्ली से सहयोगी ने बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी शुरू हो चुकी है, जारी है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। कोरोना के हालात पर बातचीत शुरू हो चुकी है, खासकर लॉकडाउन को लेकर। 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर करना क्या है, क्या ये लॉकडाउन इसी रूप में जारी रखना है, कुछ रियायतों के साथ या कुछ जगहों पर और कड़ाई के साथ। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें जुड़े हैं, राजस्थान की राय रखेंगे। झुंझुनू में 2 गैस के गुब्बारे दिखे हैं जिससे हड़कंप मचा है। सफेद रंग के गुब्बारे पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था। दोनों गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडे के निशान हैं। रघुनाथपुरा गांव के श्याम जोहड़ी में ये गुब्बारे मिले। सूरजगढ़ पुलिस को सूचना दे दी गई है, वो मौके पर पहुंची। जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य भी मौके पर पहुंचे हैं। सीकर जिले में कोरोना वायरस के चलते चल रहे लॉकडाउन से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। जिले में किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ तरबूज की खेती की थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते तरबूज राज्य के बाहर नहीं जा रहे। थी उस प्रकार से किसान के बीज और लाइट बिल का पैसा भी नहीं आ रहा। लॉकडाउन में सरकार को किसानों की भी चिंता करनी चाहिए। इनका हम चाहते हैं कि किसान को भी मुआवजे मिले। जिस प्रकार से रमज़ान का महीने की उम्मीद थी कि रमज़ान के महीने में खूब तरबूज आएंगे, फिर भी लॉकडाउन की वजह से बाहर के व्यापारी माल नहीं ले जा रहे, इसलिए खेत में पड़ा माल खराब हो रहा है। झालावाड़ में कोरोना का संक्रमण अब जिले के सबसे बड़े अस्पताल एसआरजी और मेडिकल कॉलेज पर कहर बरपा रहा है। संदिग्धों के सैंपल की आई रिपोर्ट में 9 पॉजिटिव आए हैं। इनमें 4 रेसिडेंट डॉक्टर्स और संक्रमित व्यक्ति के 5 परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में अस्पताल के 10 रेसिडेंट डॉक्टर और 2 नर्सिंग कर्मी, एक वार्ड बॉय समेत 19 लोग कोरोना की चपेट में हैं। आज हमने हॉस्पिटल का जो भी स्टाफ है जो उनके संपर्क में आया था उन सबके सैंपल्स लिए हैं। उनके रिजल्ट आने के बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि कितना वहाँ पे विस्तार है। जो हॉस्टल में रुके हुए थे डॉक्टर, उनके जो विंग में थे, उनके संपर्क में हैं, उन लोगों को क्वारंटीन में रहने की सलाह दे दी गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की दखल के बाद कोटा के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में हरी सब्जियां और फलों की सप्लाई शुरू हो गई है।
यूआईटी के उप सचिव राजेश जोशी और तहसीलदार इमामुद्दीन सप्लाई व्यवस्था देख रहे हैं। सब्जी और फलों की सप्लाई में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। भरतपुर के एक शख्स ने मटकों पर संदेश लिखकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ी है। दरअसल ठाकुर प्रजापत नाम के इस शख्स के पिता की मौत 21 मार्च को हार्ट अटैक से हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं कर पाए। ऐसे में सदमे से पूरे परिवार को उबारने और दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए ठाकुर प्रजापत ने परिवार के साथ मटके बनाना शुरू किया और उन पर कोरोना से बचाव के संदेश लिख डाले। यही प्रयास, यही संदेश है कि जहां जहां भी ये मटके जाएं, जिसके घर में भी ये मटके जाएं, एक संदेश लेकर अपने साथ जाएं कि हम सबको सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, बार बार अपने हाथों को धोना है। लॉकडाउन के बीच बूंदी के चमावली गांव में सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न हुई। शादी में न बैंड, न बाजा, न बारात, बस अग्नि के सामने वर वधू ने जन्मों जन्मों तक साथ होने का संकल्प लिया और परिणय सूत्र में बंध गए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हुई शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। फेरों के दौरान सिर्फ 8 लोग ही शामिल हुए। और बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स की, जो अलग अलग अंदाज और तरीकों से कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, चारों अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है और वो है कोरोना को हराना है, देश से भगाना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। सबसे पहले कोटा की तस्वीरें देखिए, जहां महिला एएसआई उमेश ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। ना धूप की फिक्र है, ना पैदल चलकर लोगों तक पहुंचने से कोई परहेज। महिला एएसआई दुकानों पर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि कोरोना को मात देने के लिए हाथ धोना क्यों जरूरी है। अपने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए और ये जो वायरस है इससे बचने के लिए मैंने इन सबको बताया कि अपन 1-1.5 फीट दूर रहें। अपने जब भी चेहरे पर हाथ लाएं तो साबुन से धोने के बाद या सैनिटाइज करने के बाद ही अपने चेहरे पर हाथ लाएं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए अपना सुरक्षा ही और बचाव है। एएसआई उमेश द्विवेदी की ये कोशिश वाकई सराहनीय है। चलिए अब कोटा से ही आई इन तस्वीरों को देखिए। ना तो ये सफेद कोट पहने डॉक्टर हैं और ना ही वर्दी पहने पुलिस कर्मचारी, लेकिन फिर भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने गांव में कोरोना को ना घुसने देने की रणनीति बना ली है। करवाड़ गांव के युवाओं ने मिलकर अपने गांव में बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि ना कोई गांव में आ सके और ना कोई गांव से बाहर जा सके। हम गाँव को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख सकें और सभी ग्रामवासियों से मेरी निवेदन है कि वो अपने घर पर सुरक्षित रहें और अपने आप को बचाएं। करवाड़ गांव के युवाओं ने साबित कर दिया कि कैसे आम लोग भी कोरोना को हराने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इन युवाओं को कोरोना वॉरियर्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए अब बात बीकानेर के उन कोरोना वॉरियर्स की जिनका जोश देखते ही बनता है। सफेद कोट पहने, हाथों से विक्ट्री का साइन दिखाते एम्बुलेंस कर्मचारियों को देखकर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। दिन रात मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे इन कोरोना वॉरियर्स को न्यूज़ 18 सलाम करता है। जो पूरी टीम है बीकानेर की, इवन पूरे राजस्थान की, जिसमें बीकानेर के हमारे जो योद्धा आपके सामने खड़े हुए हैं, आज पूरा 1 महीना से ऊपर हो चुका है। रात और दिन बिना सोए, बिना डटे, बिना रुके हमारे योद्धा पूरे कर्मवीर अच्छे तरह से जो है हर पेशेंट को हर जगह से ला रहे हैं और हमने बड़ी अच्छी सफलता भी पाई है। जिस तरह से पेशेंट कम हुए हैं वो सब बड़ी अच्छी मेहनत के काबिल हैं और बहुत ही इन्होंने ये तारीफ काबिल है। ध्यान से देखिए, महिला के हाथ में जो तरबूज है उसमें स्टे होम का संदेश उकेरा गया है। अब आप सोचेंगे कि हमारी ये रिपोर्ट तो कोरोना वॉरियर्स के बारे में है, तो आपको बता दें कि स्टे होम का संदेश दे रही ये महिला भी कोरोना वॉरियर है। इनका नाम डॉक्टर निधि प्रजापति है। डॉक्टर निधि लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही हैं। कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग मजबूरी के कारण बाहर निकल रहे हैं।
तो सभी से अनुरोध है कृपया करके घर में रहें। और जो गर्मियों का सबसे अच्छा फल है जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है तरबूज, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जाहिर है इन सभी कोरोना वॉरियर्स ने अपने अपने तरीके से हम सभी को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की नसीहत दी है। ऐसे में अब ये हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनका साथ दें और लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मॉनसून कैसा रहेगा, इसे लेकर पश्चिमी राजस्थान में बरसों से हालिया अमावस्या से अक्षय तृतीया तक सगुन देखने की परंपरा है। बाड़मेर में लोगों ने इस बार भी इसे जीवित रखा। आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, मॉनसून यानी किसानों की आस। जब बारिश से बुझती है धरती की प्यास, धरती माँ की कोख में पड़े बीज से अंकुर फूट पड़ते हैं और हर तरफ छा जाती है हरियाली, जिसे देखकर अन्नदाताओं की आत्मा खिल जाती है, दिल बल्लियों उछलने लगता है। यही कारण है कि मॉनसून को लेकर सबसे ज्यादा फिक्र किसानों को ही होती है। आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कौन सा महीना उनकी आस पूरी करेगा? किस महीने में काले काले बादल से निकली फुहार से धरती माँ हरी भरी हो जाएंगी? यही सगुन कर रहे हैं बाड़मेर के किसान। जिले में हाली अमावस्या से लेकर अक्षय तृतीया तक सगुन देखने की परंपरा है। हर साल की तरह कोरोना काल में भी लोगों ने ये परंपरा निभाई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करते हुए। आटी गांव में रबारी समाज के लोगों ने एक दूसरे से दूरी पर बैठकर मुंह पर मास्क लगाकर सगुन देखा। माटी के 4 कुंड बनाए गए जो आने वाले 4 महीने के परिचायक थे, जिनमें पानी भरा गया। सबसे पहले जो कुंड टूटा उसमें मॉनसून की पहली बरसात का अनुमान लगाया गया। सगुन के मुताबिक आषाढ़ में बरखा आएगी। ब्लैक पहले डूब गई तो काल पड़ेगा और व्हाइट डूब गई तो जमन आएगा। तो इस बार भी हमारे बुजुर्ग पास में ये सोशल मीडिया दूर कोरोना की वजह से एक में दूरी रखा के सभी बैठे थे, उन्होंने अपने हिसाब से डाला तो काल वाली डूब गई और व्हाइट वाली तर गई, मतलब जमाना आएगा और काल। खेती से जुड़ा हर समुदाय इस सगुन की परंपरा को बरसों से निभाता आ रहा है और कोरोना काल भी इस परंपरा को निभाने में बाधा नहीं बन पाया। मिट्टी रे बनावे, मिट्टी को नरमन बादल आउ काती चार बना दे, भेड़ी चौमासु ये बना, भेड़ी ऊन लावे री, ऊन बना दे, वो काल हगा वो देखे वो जड़ बेड़ा हुआ बुढ़िया बीजा परंपरा अगली है, वो सब पता लगा दे। बदलते समय के साथ आज कई वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हैं, जिससे मॉनसून का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इस इलाके के लोग अभी भी इस सगुन में पूरी तरह विश्वास रखते हैं। ये सगुन इनका उत्साह बढ़ाता है और अच्छे दिन का भरोसा दिलाता है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।